हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 जनवरी 2023 के करंट अफेयर को आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में होने वाली है वीडियो, पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे ज्यादा गेम खेलने वाला राज्य बना है। और अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिहार के नालंदा में 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की हुई है। और वहीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नए नियुक्त किए गए हैं पंकज कुमार सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने 2025 तक घोषणा की है कि पूरे देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा। और मिस्र और भारत के बीच में चक्रवात वन नाम से पहला विशेष बलों का सैन्याभ्यास आयोजित हुआ है। इसके अलावा भारत ने अभी क्यूबा को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। वैक्सीन। मलेशिया ओपन 2023 का बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत लिया है विक्टर एक्सेलसेन ने पुरुषों में। और विमेंस का अकाने यामागुची ने जीता है, जो कि है जापान की। पीसीआईसीडीए अधिनियम 2009 के उद्देश्यों के लिए जम्मू कश्मीर को मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और तेलंगाना में कांटी वेलगू पहल शुरू किया गया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ये आंखों के जांच का एक पहल है, कार्यक्रम है। और अभी के वेणु जी को फेडरल बैंक साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। फेडरल बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया साहित्यिक सम्मान पहला है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर देखिए। ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? तो वो बन गया है अमेजॉन। अमेजन ने एप्पल को पीछे कर दिया है और पीछे करके अब दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये बन गया है। यहाँ पर आप रिपोर्ट देख पाओगे, वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड अमेजन पाइप्स एप्पल टू बी नंबर 1। ओनली वन इंडियन ब्रांड इन टॉप 100। टॉप 100 में केवल एक है, वो भी है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप जो है दुनिया के टॉप 100 में इकलौता भारतीय ब्रांड है। अगर नेटवर्थ के रूप में बात करें तो अमेजन जो है, इसकी अभी इस टाइम पर नेटवर्थ है $299.3 बिलियन। एप्पल $297.5 बिलियन पहुंच गया है। और गूगल $281.4 बिलियन पर है। चौथे पर माइक्रोसॉफ्ट है और पांचवे पर है वॉलमार्ट। क्लियर। अमेजन की बात करें अगर, तो अमेजन की स्थापना दोस्तों किसने की थी? जेफ बेजोस ने। जेफ बेजोस ने। ये सीईओ का पद छोड़ चुके हैं। सीईओ अभी वर्तमान में कौन है? एंडी जैसी। एंडी जैसी ये वर्तमान में है सीईओ अमेजन के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमेजन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस, जबकि सीईओ है एंडी जैसी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर। पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर जो भी सरकारी चीजें होंगी, जो भी सरकारी काम होंगे, सब का सब अब डिजिटल होगा। ठीक है ना, कोई भी चीज ऑफलाइन नहीं होगा। और ऐसा करने वाला ये बन गया है पहला केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, या कह सकते हैं भारत का पहला राज्य भी। ठीक है, अगर टोटल 36 की बात करें, अगर यूनियन टेरिटरीज को भी मिला लिया जाए और स्टेट्स को भी मिला लिया जाए, तो उसमें पहला एक ऐसा स्टेट्स बन गया है जिसमें पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट प्रोसेस है ना, सब कुछ सब ऑनलाइन होगा, सब डिजिटल तरीके से होगा, कोई भी चीज ऑफलाइन नहीं होगा। चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज हो, केवल ऑनलाइन मोड में ही होंगी। ऐसा करने वाला जम्मू कश्मीर पहला है। चलो अब जम्मू कश्मीर आया है, जम्मू कश्मीर से हम लोग कुछ चीजें रिवाइज करते हैं। अभी कल की वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि पीसीआई सीडीए अधिनियम 2009 के तहत इसको मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में ही एक आतंकवादी संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करता था, टीआरएफ। और टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया। भारत सरकार ने इसको आतंकवादी एक ग्रुप, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको घोषित कर दिया है, जम्मू कश्मीर के इस ग्रुप को। ठीक है, वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने अभी 3 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इसकी परियोजनाएं लॉन्च करी थी कौन कौन से? कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का विकास, आकांक्षी टाउन और आकांक्षी पंचायत का समग्र विकास। इसके अलावा जम्मू कश्मीर चर्चे में आया था जब भारत की सबसे लंबी स्केप टनल यहाँ पर खोली गई थी। और जम्मू कश्मीर के ही चिनाब नदी पर बन रहा है भारत का सबसे बड़ा केबल रेल ब्रिज। ठीक है, और ये केबल ब्रिज भारत का सबसे बड़ा है ही। दूसरा वाला कहाँ पर बन रहा है? गोवा में बन रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में पहला पुरस्कार भी इसी को मिला था, जम्मू कश्मीर को। अगला, वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने अभी एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि पाकिस्तान कंट्री जो है ना,
ये साउथ एशिया में आज के टाइम पर सबसे कमजोर इकोनॉमी है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम का, पाकिस्तान इज साउथ एशियाज वीकेस्ट इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है जिसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करके ये बताया है कि इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो केवल और केवल 1.7% रहने वाली है अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा आईएमएफ इसको 1.1 बिलियन डॉलर का लोन दे रहा था, लेकिन अब वो भी देने से मना कर दिया। 2 लोन इसको दे रहा था, 2 ऋण दे रहा था, मंजूरी देने वाला था, लेकिन अब ये टाल दिया है। क्यों? क्योंकि आईएमएफ का कहना था कि हम दे तो देंगे लोन, लेकिन आप हमको चुकाओगे कैसे? ठीक है, ऐसा तो नहीं मतलब तुमको सब लोग देते हैं और तुम चुका नहीं पाते हो, बस केवल मांगने आ जाते हो, तो आप चुकाओगे कैसे? इसके लिए आपको अपने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने होंगे। देखो ऑलरेडी वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा है, अब इसको और ज्यादा बढ़ाना होगा, ये कहना था आईएमएफ का, जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सके और उसके बाद फिर तब मैं आपको दूंगा यहाँ पर लोन। लेकिन अब चूंकि वहां पर अभी चुनाव आने वाले हैं, इसी साल चुनाव होगा, और शहबाज शरीफ जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये चाहते नहीं है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा तो फिर से इमरान खान वहां पर घात लगाए बैठे हैं, वो आ जाएंगे, उनको मुद्दा मिल जाएगा। ठीक है, महंगाई को लेकर के वो चिल्लाएंगे, उसके बाद फिर वो आ जाएंगे सत्ता में। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या पाकिस्तान से? आज तक जब से ये आजाद हुआ है, जब से ये नया देश बना है, आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं हुआ जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा का पूरा किया हो। ठीक है, हर बार सरकार गिराई गई है। सोचो 70 साल से ज्यादा हो गए, आज तक यहाँ पर 5 साल तक कोई नहीं रह पाया है, और इनको कश्मीर चाहिए। आगे, हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म समारोह में किस फिल्म ने गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता? तो अभी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, वहां पर गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों। राजस्थानी फिल्म है एक, नानेरा ने। नानेरा देखिए कुछ इस प्रकार से है, तो इस फिल्म ने ये पुरस्कार जीते हैं। अच्छा, इस फिल्म ने कई कैटेगरीज में पुरस्कार जीते हुए हैं। फिलहाल इस फेस्टिवल की अगर बात करें तो ये 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में जनवरी में ही आयोजित किया गया। 8वां इस बार का संस्करण था और औरंगाबाद में हुआ। औरंगाबाद में होने की वजह से इसका नाम देखो अजंता एलोरा है, क्योंकि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये औरंगाबाद में ही है। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई अक्षता पांडवपुरा, इन्हीं को ही बेस्ट बाल कलाकार भी चुना गया है, चाइल्ड आर्टिस्ट। इसके अलावा बेस्ट एक्टर चुने गए जीतू कमल। नानेरा फिल्म जो है ये बेस्ट फिल्म तो चुनी गई है जिसके तहत गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीती है, साथ ही साथ ये बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग, ये सभी अवार्ड ले गई। क्लियर? अभी कुछ दिन पहले मैंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में बताया था, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि आरआरआर जो है इसने पुरस्कार जीते हैं बेस्ट बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। ये याद रखिएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की पूरी घोषणा तो हो ही चुकी है, इस पर आज मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा आपके लिए, और उसमें पूरा आपको डिटेल जानकारी होगी गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में, सब कुछ। ठीक है ना? तो उसको जरूर देखिएगा। दिन में आपको आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ एक स्टैटिक की और एक करंट अफेयर की टॉपिक वाइज वीडियो आपको दूं। ठीक है, अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रहोगे तो ये चीजें रेगुलर रहेंगी और आपकी बहुत ही जल्द दोनों स्टैटिक जीके और करंट अफेयर टॉपिक बाय टॉपिक तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, सबकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भेज जाती है, तो सबकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाओगे। और मैं इन सब चीजों की क्विज भी डलवा रहा हूं, तो आप एप्लीकेशन जाकर के क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला, कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2023 के लिए तैयार की गई आईटी सर्विसेज 25 की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो अभी ब्रांड फाइनेंस ने दोस्तों एक रिपोर्ट तैयार की है और आईटी कंपनियों को लेकर के। अब ये आईटी कंपनियों को लेकर के इन्होंने दुनिया की टॉप 25 कंपनियों को लिस्ट किया। इसमें अगर पूछा जाए टॉप पर कौन है तो आप बताएंगे एसेंचर, जो कि पहले कई सालों से बनी हुई है टॉप पर। ये यूएसए बेस्ड एक कंपनी है, आईटी कंपनी है, यहां पर ध्यान रखिएगा आईटी कंपनियों की बात हो रही है। सेकंड पर टीसीएस है, सेकंड पर ये भी थी, पिछली साल भी, इस बार भी है। थर्ड पर इंफोसिस है। ठीक है, मतलब ये तीनों जो फर्स्ट टॉप 3 है, ये तीनों सेम पोजीशन पर पिछली बार भी थी और इस बार भी है, अपना अपना स्थान बरकरार रखिए, बस वैल्यूएशन में थोड़ा सा ग्रोथ भी हुई है। एसेंचर नेम टॉप मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड, टीसीएस एंड इंफोसिस रैंक सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये अभी वैल्यूएशन ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी आईटी सर्विसेज की लिस्ट थी। एसेंचर यूएसए की कंपनी है, ये भी आईटी कंपनी है, लगातार 5 सालों से टॉप पर है।
टीसीएस जो है ये पिछली बार पहली बार आई थी दूसरे स्थान पर, और इस बार भी दूसरा स्थान अपना कायम कर रखी है। इन्फोसिस, इन्फोसिस नारायण मूर्ति वाली कंपनी। टीसीएस आप जानते हो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। टीसीएस की अगर बात करें तो 2% इसकी वैल्यूएशन बढ़ी है और 17.2 अरब डॉलर की वैल्यूएशन आज के टाइम पर है इसकी। अच्छा, बात धन दौलत की हो ही रही है तो कुछ और भी चीजें जो आई हैं पिछले दिनों में उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अभी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट आई थी, उसमें मैंने आपको बताया था शाहरुख खान जो हैं ये चौथे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले वैल्यूएशन वाले हीरो हैं, एक्टर हैं, ठीक है। अभी खिलाड़ियों की लिस्ट तो नहीं आई है, लेकिन खिलाड़ियों में एक पिछली बार जो लिस्ट आई थी उसमें लियोनेल मेसी टॉप पर थे, लेकिन चूंकि 200 बिलियन डॉलर का अभी एक हो गया है डील, किससे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। किसके साथ? सऊदी अरब की एक टीम है अल नासर, अब वो अल नासर से खेलेंगे। तो इस वजह से सबसे ज्यादा अमीर अब खिलाड़ी फिर से हो गए, कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके अलावा अभी आपको बताया गया था कि महिला एथलीटों की लिस्ट आई थी फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली, तो उसमें पीवी सिंधु तो पहुंच गई हैं भारत की 12वें स्थान पर, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जो महिला एथलीट हैं वो कौन है? नाओमी ओसाका, टेनिस प्लेयर हैं, ये टॉप पर बनी हुई हैं। क्लियर। और गौतम अडानी के बारे में एक रिपोर्ट आई थी, वैसे तो ये 3rd रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई थी कि एशिया के सबसे बिजिएस्ट पर्सन भी हैं ये। तो एशिया में सबसे बिजिएस्ट पर्सन कौन है? गौतम अडानी। अगला, अब करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे 2022-23 का हम लोग, पिछले साल का। स्वनिर्भर नारी योजना का संबंध असम राज्य से है, और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, वहीं राष्ट्रीय 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किस भारतीय एजेंसी ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया था। 44वां शतरंज ओलंपियाड जो कि हुआ था चेन्नई में, और जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा क्योंकि पहली बार आयोजित हुआ था, और मसाल रिले भी पहली बार भारत ने ही शुरू किया है। तो इसके ओपन सेशन में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता है? उज्बेकिस्तान ले गया गोल्ड, ठीक है। भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, भारत जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये आप याद रखेंगे। 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? किरण पोलार्ड बने हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। यूईएफए सुपर कप 2022 किसने जीता? रियल मैड्रिड की टीम ने जीत लिया है। और उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अभी ऋषभ पंत को बनाया गया था। ऋषभ पंत के अलावा वंदना कटारिया, अक्षय कुमार और अभी प्रसून जोशी को भी बना दिया गया। तो 4 लोग जो हैं ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सिंगापुर का पदांग देश का 75वां राष्ट्रीय स्मारक बना, इस स्थान का संबंध किस भारतीय नेता से है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और मैक्सिकन राष्ट्रपति के द्वारा विश्व शांति आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था, और इसमें इन्होंने कहा है कि दुनिया में विश्व को अगर शांत बनाए रखना है तो एक 3 लोगों की अध्यक्षता वाली एक विश्व शांति कमीशन, वर्ल्ड पीस कमीशन स्थापित करनी चाहिए, और इसमें 3 जो अध्यक्ष होंगे उनमें पोप फ्रांसिस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एंटोनियो गुटरेस जी को रखना चाहिए। एक तो यूएनओ के अध्यक्ष हैं, एक पोप फ्रांसिस आप जानते हो कि यूरोप के एक समझ लो कि शांति नेता हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये भारत के प्राइम मिनिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली? तो दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक को मंजूरी मिल गई है कि अब वो भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम कर सकता है। इसको आरबीआई की मंजूरी मिल गई है, और एक्चुअली में अभी कुछ दिन पहले इस पर बैन भी लग गया था पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए अकाउंट्स क्रिएट करने को लेकर के, क्योंकि इन पर आरोप लगा था कि ये अपना डाटा जो है वो चाइना से शेयर कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आरबीआई ने बैन लगा दिया था, और काफी समय तक बैन लगा था। अच्छा, आरबीआई ने 2 कंपनियों पर बैन लगाया था, एक तो इन पर लगाया था बैन इसलिए कि ये डाटा लीक कर रहे हैं, दूसरा मास्टर कार्ड पर भी बैन लगा था। मास्टर कार्ड पर इसलिए बैन लगा था, वो अपना जो सर्वर रूम है जो जहां पर डाटा स्टोर करते हैं वो सिंगापुर में रखे थे या और कई देशों में रखे थे, भारत में नहीं रखे थे। आरबीआई का कहना यह था कि हमारे भारतीयों का डाटा जो है भारत में अपना ऐसा डाटा सेंटर बनाओ और भारत में स्टोर करो, ठीक है। तो इसकी वजह से मास्टर कार्ड पर लगाया गया था बैन, हालांकि वो भी बैन हट गया है अब फिलहाल। अब पेटीएम के जो यूजर्स हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक के यूजर्स हैं, अब इसके थ्रू भी भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के थ्रू भी अब वो पेमेंट वगैरह कर सकेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें अगर, तो दोस्तों इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अभी सीईओ नए बनाए गए हैं।
दीपेंद्र सिंह राठौर, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था इनके बारे में। वहीं पे अगर पेटीएम की केवल बात करें तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है और विजय शेखर शर्मा जो हैं इसके वर्तमान में सीईओ हैं और यही इसके फाउंडर भी हैं। इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। क्लियर। अच्छा, रेलवे लोको पायलट का दोस्तों कंप्लीट वीडियो कोर्स आ चुका है, शताब्दी बैच एमजेटी ऐप पर अवेलेबल है। जिनको जिनको ज्वाइन करना है अब ज्वाइन कर सकते हैं। अब वैकेंसी बहुत ही जल्द है कि आ जाएगी, ठीक है। और कल कब आएगी, कैसे आएगी, क्या कुछ पूरा एनालिसिस होगा, आपके डाउट क्या क्या हैं, इन सबको लेकर के मैंने आपको कल एक वीडियो दी हुई है, आप उसको जरूर जा करके देखिए, जिससे आपको सारा का सारा जो डाउट है आपका वो क्लियर हो जाए रेलवे लोको पायलट से लेकर के, ठीक है। तो कल अभी वीडियो अपलोड हुई है, उसको देखिए और जिनको जिनको बैच ज्वाइन करना है अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि आगे फिर प्राइस इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, रूस भारत का कौन सा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो रूस दोस्तों भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है आज के टाइम पर। रसिया आज के टाइम पर भारत से बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है, समझ लो कि फोर्थ बिगेस्ट ये बन ही गया है अब आज के टाइम पर, और बहुत तेजी से ये सबको सरपास करते हुए आगे बढ़ रहा है। मतलब आप देखो, एक टाइम पर दुनिया में अगर देखा जाए कि भारत कहाँ कहाँ से तेल लेता था, उस मामले में रसिया 10वें स्थान पर हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति करता रसिया है, सबसे बड़ा, यानी कि भारत सबसे ज्यादा तेल रसिया से ले रहा है। इसके अलावा पहले खाद था, खाद जिसे बोलते हैं ना, उर्वरक, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स के मामले में भी रसिया आज के टाइम पर फर्स्ट पर पहुंच गया है, टॉप पर पहुंच गया है। तो दो चीजों में तो टॉप पर पहुंच गया है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी चौथे स्थान पर है। लेकिन और भी मामलों में चाह रहा है रसिया कि भारत से व्यापार उसका बढ़े, क्योंकि दुनिया भर की उसकी मार्केट तबाह हो गई है, तो भारत ही ऐसे में उसका एकलौता सबसे बड़ा मार्केट बचा हुआ है। तो ऐसे में रसिया चाह रहा है कि अभी आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों या हथियारों की और ज्यादा आपूर्ति हो, ये सबसे भी डील हो सके भारत से। अगर ये सब भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये चौथा स्थान जो है और कम आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल अप्रैल से दिसंबर की अवधि के दौरान ये 5 गुना बढ़ा हुआ है भारत का रसिया से ट्रेड, ठीक। तो दो चीजों में तो अभी टॉप पर है, कच्चे तेल और उर्वरक के मामले में। आगे बढ़ते हैं। रसिया को तो आपको मैप में दिखाने की जरूरत है नहीं, है ना, मैं यहाँ पर बेसिक चीजें आपको बता दे रहा हूँ जिस समय भी बच जाए। रसिया की जो राजधानी होती है वो मॉस्को है, रूबल यहाँ की करेंसी है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन भाई साहब हैं, ठीक है, 2036 तक रहेंगे ये। हाल ही में किसने पुस्तक कम लेट्स रन अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया? तो कम लेट्स रन नाम की पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण का विमोचन अभी किया है कृष्णमचारी श्रीकांत ने। ये पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। इन्होंने अभी हाल ही में ये पुस्तक का विमोचन किया है। यहाँ पर आप इमेज में देख पाओगे इनको। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बेसिकली लॉन्च किया गया है। एक्चुअली में ये जो बुक है ये तमिल भाषा में सबसे पहले लॉन्च की गई थी, और अभी इसका इंग्लिश संस्करण लॉन्च किया गया है। जब तमिल भाषा में लॉन्च की गई थी तो उसका नाम था ओडलम वंगा। क्या नाम था? ओडलम वंगा। तो इसी का ये इंग्लिश वर्जन लॉन्च किया गया है। इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया है गीता पद्मनाभन और जे जायसी ने। कम लेट्स रन, ये तमिलनाडु के जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है ना, एम सुब्रमण्यम, तो उन्हीं के ऊपर लिखी गई है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है एक प्रकार से कहें तो। एम सुब्रमण्यम इसके हो गए राइटर पुस्तक के, ठीक है, और ये हो गए कृष्णमचारी श्रीकांत, ये हो गए इसके विमोचन करता, समझ लो इन्होंने लॉन्चिंग करी हुई है बुक की, ठीक है। तो राइटर अगर पूछा जाए तो एम सुब्रमण्यम ही आप लगाएंगे। इसको एमराल्ड पब्लिशर ने पब्लिश किया है। अब पिछले कुछ दिनों के जो पुस्तकें आई हैं उनका भी हम लोग रिवीजन करेंगे। सुब्रा गुप्ता ने अभी इरफान खान के ऊपर एक पुस्तक लिखी, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। जे आर मोहरिंगर ने अभी स्पेयर नाम की पुस्तक लिखी जो कि प्रिंस हैरी पर बेस्ड है। अरविंद मोंडलोई ने जादूनामा नाम की पुस्तक लिखी, जावेद अख्तर पर ये बेस्ड है। और अभी अनजान साक्षी नाम की पुस्तक प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार ने लिखी। तमाल बंदोपाध्याय की पुस्तक आई रोलर कोस्टर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शशि थरूर की पुस्तक आई अंबेडकर ए लाइफ, और संजीव सान्याल की पुस्तक आई रिवोल्यूशनरीज। रंजन गोगोई ने पुस्तक लॉन्च करी इसको, चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। सी रंगराजन की पुस्तक आई फोक्स इन द रोड, और एयर मार्शल पीवी अय्यर की पुस्तक आई फिट एट एनी एज। ये कुछ रिसेंट पुस्तकें थी, इनको आपको याद रखते चलना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्राकृतिक बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्राकृतिक बल स्थापना, या इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एनडीआरएफ, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है।
एक्चुअली में 19 जनवरी 2006 को इसको स्थापित किया गया था। भाई बहुत ज्यादा पुराना ये संस्था नहीं है, अभी 2006 में ये स्थापित हुआ था एनडीआरएफ। तो इसका अभी रेजिंग डे मनाया गया 19 जनवरी को। एनडीआरएफ क्या करता है, देखो जब भी कोई आपदा आती है ना, चाहे कोई बाढ़ आ गया, कोई तूफान आ गया, या फिर कहीं पर भूस्खलन हो गया उत्तराखंड जैसे इलाके में, ठीक है, या फिर उड़ीसा जैसे इलाके में, जहां पर देखो बाढ़ वगैरह ज्यादा आता है और कोई भी प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आती हैं, वहां पर ये टीम ज्यादा काम करती है, एनडीआरएफ की टीम। और तो और दुनिया का ये पहला पूर्णतया समर्पित स्टैंड एलोन आपदा प्रतिक्रिया बल है, ठीक है, मतलब केवल ये डिजास्टर के लिए ही बनाया गया है, डिजास्टर रिस्पांस के लिए ही। 2006 में स्थापित हुई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं अतुल करवाल। इसका मोटो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। क्या? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र मोटो भी पूछा जाता है और गृह मंत्रालय के तहत आता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे, गृह मंत्रालय के तहत ये फोर्स आती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये रहा जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस, इसको आप रिवाइज कर लेंगे। अगला, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं शुभमन गिल। ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए, साथ ही साथ में ये 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए और अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने ये दोहरा शतक अपना लगाया हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने अपना 1000 रन भी कंप्लीट कर लिया है। तो 1000 रन भी लगाने वाले सबसे कम उम्र में, यानी सबसे कम उम्र में 1000 रन कंप्लीट करने वाले भी ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखो 3 क्वेश्चन यहां से बना। एक तो दोहरा शतक लगाने के मामले में इनका भी नाम आ गया, दूसरा दोहरा शतक लगाने वाले ये 5वें भारतीय बल्लेबाज हैं, और तीसरा इनका रिकॉर्ड क्या बना, सबसे कम मैचों में ये 19वें मैच में ही अपना 1000 रन बना लिए शुरुआत के। तो ये भी सबसे बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। वैसे अगर दोहरा शतक की बात करें, डबल सेंचुरी की बात करें, यानी 200 से ज्यादा रन की अगर बात करें, तो अभी तक वनडे में केवल 10 बार ही ऐसा हुआ है कि किसी खिलाड़ी ने दोहरा शतक लगाया हो। 10 में से तो 7 बार भारतीय खिलाड़ियों ने लगाया है और 7 बार में 5 खिलाड़ियों ने मिलकर के ये 7 लगाया है। ठीक है, रोहित शर्मा जैसे लोग तो 3-3 बार मार चुके हैं। आगे तो शुभमन गिल ये रहे सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं, यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं, स्कोर डबल सेंचुरी। अभी कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा कि ईशान किशन ने भी डबल सेंचुरी मार दी थी, ठीक है, उनका भी नाम याद रखेंगे। तो अभी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये कारनामा इन्होंने किया। 149 गेंदों में 19 चौके 9 छक्के की मदद से 208 रन बनाए। अगला, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति वादरा अलीफ जोफ का भारत में निधन हो गया? तो ये थे दोस्तों गाम्बिया के वाइस प्रेसिडेंट और इनका इंडिया में अभी निधन हो गया। हालांकि इनके ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्स्पिरेसी हुई या ऐसा कुछ, बीमार चल रहे थे, तबीयत इनकी खराब थी, छोटी सी बीमारी थी, उसके बाद फिर इनका निधन हो गया। ये वहां के शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे गाम्बिया के, और अभी के टाइम पर ये वाइस प्रेसिडेंट थे। अब चूंकि एक बड़े राजनीतिक पद पर थे तो इंपॉर्टेंट तो बन ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इनका निधन हो गया है। गाम्बिया आया है, चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में गाम्बिया है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से अगर आप इधर वेस्ट में आएंगे तो यहां पर अफ्रीकन कंट्री में आपको दिख जाएगा, इधर बिल्कुल वेस्ट में आपको एक छोटा सा देश दिखेगा, द गाम्बिया। ये रहा द गाम्बिया, ठीक है, और इसकी कैपिटल होती है बंजुल। क्या होती है? बंजुल होती है इसकी कैपिटल। और यहाँ के प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट है एडमा बारो, और दलासी यहाँ की करेंसी होती है। क्लियर है? तो मुद्रा और आप प्रेसिडेंट का नाम यहाँ से भी देख पाओगे, ठीक है, पीपीटी में यहाँ मैंने लिखा हुआ है एडमा बारो और मुद्रा दलासी। क्लियर? तो ये तो 11 क्वेश्चंस थे आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अब हम लोग क्विकली एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आज का सेशन पूरा कंप्लीट हो सके। द्रौपदी मुर्मू भारत के निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से हैं। वर्तमान में ये भारत की सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं, महामहिम हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 15वीं राष्ट्रपति बनी हुई हैं। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। क्रिकेट की गेंद का वजन 159.9 ग्राम या 163 से 163 ग्राम के बीच होता है। जुलाई 2021 में बच्चों को सीखने की जरूरत से संबंधित निपुण भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ रमेश पोखरियाल निशंक ने किया, जो कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। 2022 में दोस्तों 17वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? इंडोनेशिया की। और 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, आगे, हाल ही में किस राज्य में पहली बार राज्य आपातकाल लागू किया गया था?
पंजाब में अभी लागू लागू किया गया था इमरजेंसी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। अगला, यदि अल्फा बीटा और गामा किरणों में समान संवेग होता है तो उसमें किसमें सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होगी? तो देखो, अगर सभी समान संवेग रखेंगी ना तो सभी में समान तरंगदैर्घ्य होगी। ठीक है। किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है? तो अंबुबाची मेला को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। एमआरटीपी अधिनियम 1969 में एमआरटीपी का सही पूर्ण रूप क्या है? इसका सही पूर्ण रूप है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड डिस्क्लोजर एक्ट। क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। चीन ने किस वर्ष वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था? 1980 में लॉन्च किया था। नीलकुरिंजी के पुष्प 12 वर्षों में एक बार खिलते हैं, केरल में पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है। इसके अलावा 2023 में G7 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताना। अब इसके क्विज और पीडीएफ जाकर के सॉल्व कर लो, और बाकी वीडियोस की भी आपको सारे कंटेंट यहाँ पर मिलते रहेंगे। एमजेटी ऐप पर सारी चीजें मिलेंगी। अगर आपको वीडियो कोर्स लेना है या कोई ई बुक लेनी है तब भी आप ले सकते हैं। कोई आपका प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इसी पर बस आपको टच करना है। क्लियर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।